जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जो भी है सब आ जाओ तुम, मैं सबको देख लूंगा एक साथ। दिस इज पैंक्रियाटिक जूस। ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं ना, बड़ी जल्दी में होते हैं। जो भी उनके सामने खाना होता है ना, वो सोचते हैं फटाफट खा लो। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। Hello dear students, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you to the world of knowledge, and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to cover the new chapter for class 7 science, that is chapter number 9, life processes in animals. And finally from here we are going to start the biology part of your science syllabus, and this you are going to enjoy a lot. ठीक है, बट दिस चैप्टर इज क्वाइट लेंथी। यहाँ पर आपको दो लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स। इन दिस फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, now before we kick start, before this I have already uploaded the one shots of first 8 chapters of your science syllabus. In case you have missed any one of them, link is given in the description. बाद में जाकर के वहां पे चेक कर सकते हो। And if you want notes of all these chapters, join my telegram channel. Link is again there in the description. वहां पर I keep on sharing these PPTs on a regular basis and you can access them free of cost. Got it? Now what are you supposed to do? Subscribe the channel, like this video and share it among your friends if you feel this is worth watching. Clear? Now let's get started with the chapter here. But the chapter's name is life processes in animals, right? What is the meaning of life processes? इस word life process का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो, आपने क्लास 6 में पढ़े थे characteristics of living organism. Remember chapter 10 में ये सारे हैं characteristics of living organism, जो अगर कोई भी living thing है तो उसे पक्का दिखाई देंगे। क्या क्या है ये? The first thing is respiration, nutrition, excretion, growth, movement, response to stimuli, reproduction and death. Right? So these are the characteristics shown by all the living organism. Now, are these characteristics and the life processes that we are talking about, both are same? ये दोनों चीजें सेम है क्या? एक्चुअल में बेटा लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं इन्हीं में से जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। Means they are continuously taking place inside the body of that individual, of that living organism, और उसी के वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है मूवमेंट। मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इज इट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल? जिंदा रहने के लिए मूवमेंट करना जरूरी है क्या? हम रात को सो जाते हैं, कई सारे लोग तो सोते हैं जैसे कैसे वैसे वैसे सुबह उठते हैं, हिलते ही नहीं है बिल्कुल, है ना? तो मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, लेकिन तब भी सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, तब भी जिंदा तो हैं। सो इट मीन्स मूवमेंट इज नॉट द लाइफ प्रोसेस। सिमिलरली रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर कोई सो गया तो उस टाइम पे रेस्पॉन्स तो करते ही नहीं हम स्टिमुलाई को, हम उस टाइम पे इमोशंस थोड़ी दिखाते हैं, राइट? तो वो हम वहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं दिखाते, इसका मतलब ये भी एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर आ जाओ ग्रोथ में, अगर कोई इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, कोई इंडिविजुअल है कम ग्रो कर गया, तो उससे उनकी लाइफ पे कोई असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। सो मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। नाउ व्हाट आर दी लाइफ प्रोसेसेस देन? बेटा यहाँ पर देखो, ये रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और इसके अलावा एक और आता है सर्कुलेशन। These are some of the basic life processes which are maintaining our life. ये हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है लाइफ प्रोसेस की? The processes which together perform the function of the maintenance of the life is called life processes. ये सारी की सारी जो प्रोसेस होंगी वो साथ में मिलके किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर ये जो लाइफ प्रोसेस है, हम सोएं, जगें या फिर बैठें, उठें, कुछ भी कर रहे हो, वो कंटिन्यूस हमारी बॉडी में हो रही होती है। Am I clear? देखो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं? न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। दीज आर द बेसिक 4 लाइफ प्रोसेसेस। अब आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी दिया हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बेटा अगर एक इंडिविजुअल की बात करो तो उसको चाहिए न्यूट्रिशन, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन होना चाहिए, उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन होना चाहिए और एक्सक्रीशन होना चाहिए, तभी जाके वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, राइट? सो वन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कब कर पाएगा? जब उसकी बॉडी में ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हो रही होंगी। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पूरी स्पीशीज है वो कब सर्वाइव कर पाएगी? जब वहां पर रिप्रोडक्शन भी होगा। मींस अपने ही जैसे और कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, तभी जाके कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू चल सकती है, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्लियर? सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज मेंशन्ड हियर इन एनसीईआरटी। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में ये 4 लाइफ प्रोसेस होनी चाहिए उसको जिंदा रखने के लिए। और अगर स्पीशीज की बात करें तो वहां पर एक एडिशन ये आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन। Am I clear? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर करोगे? बेटा एग्जाम में इनमें से कुछ भी लिखा हो, इन 5 में से, वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस में आप यस करके आओगे। ठीक है, सो मीन्स न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, दीज आर द 5 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। Am I clear? चलो
Now in this chapter we have to focus on nutrition and respiration in detail. बाकी सारे आप सीनियर क्लास से पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रिशन? यूजुअली डेली लाइफ में लोग क्या बोलते हैं, अगर हमने हेल्दी बैलेंस डाइट खा ली इसका मतलब हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लिया. सो इट मीन्स खाना खाने को ही क्या न्यूट्रिशन बोलते हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. बेटा मैंने अभी बोला न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस क्या है जो हमारी बॉडी में 24/7 कंटिन्यूसली चल रही हैं. वेदर यू आर स्लीपिंग, रेस्टिंग, डूइंग एनी वर्क, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कंटिन्यूस हो रहा है. तो इसका मतलब खाना खाना तो नहीं हो सकता न्यूट्रिशन, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो तो एक प्रॉपर मील वाइज टाइम के साथ खाते हैं, इजंट इट? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके अलावा कुछ स्नैक्स भी होते हैं आपके, तो है ना? तो लेकिन जो भी है पर्टिकुलर एक टाइम पे खाते हैं, हम 24/7 खाना नहीं खा रहे होते हैं. इसका मतलब न्यूट्रिशन एंड इनटेक ऑफ फूड बोथ आर नॉट सेम. एक्चुअल में बेटा न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट खाना खाने से ही होती है, लेकिन उस खाने के साथ फिर बाद में हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, everything comes under the nutrition. Am I clear? So definition कैसे लिखेंगे? The process by which living organism take the food. So start किससे हुआ? खाना खाने से ही हुआ. So the process by which living organism take the food and utilizes it for growth, energy and repair of the body, this is called nutrition. ठीक है? तो हमने जो फूड लिया उसके बाद उस फूड को कैसे यूटिलाइज किया फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर, एवरीथिंग विल कम अंडर द न्यूट्रिशन. Got it? Now we have to focus here on the food first of all. बेटा जो हम खाना खाते हैं, let's say चपाती खाई, राइस खाई, दाल खाया, whatever you are eating, that is in the complex form. वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारी बॉडी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती. ऐसा नहीं होता कि हमने मुंह में चपाती को खाया उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी हमारे हैंड में पहुंच गई, डायरेक्ट एनर्जी हमारे लेग को मिल गई और हमने बिल्कुल 100 मीटर की रेस दौड़ ली, isn't it? So ये जो फूड हमने खाया that is very complex in nature. Here animals consume food that contains the complex component that we cannot use directly. So what is required? Here breakdown of this complex component is required into the simpler forms so that body can use it. Am I clear? तो ये जो एनर्जी, ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर चाहिए हमको, ये कैसे होगा? जब ये फूड हमने खाया ये ब्रेक हो जाए सिंपल सब्सटेंस में. क्लियर? अब ये ब्रेक कैसे होता है और कहाँ होता है? दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू. वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी? विच प्रोसेस? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. क्लियर? सो वेयर दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी? बेटा दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल. कहाँ पर हो रहा है ये? एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है. Breaking down of complex food components into simpler form occurs in a long tube known as alimentary canal. Clear? अब ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड डिटेल. क्लियर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. बेटा पहले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को देखेंगे, उसके बाद देन वील चेक आउट फॉर सम अदर एनिमल्स ऑल्सो. क्लियर? चलो, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कहाँ होता है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस पिक्चर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लेबलिंग भी. अभी लेबलिंग पे मत देखो, आगे जाके जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ अपने आप से याद हो जाएगा आपको. ठीक है? चलो, अब बोलोगे मैम अभी आप हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रहे हो और थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन, जो ब्रेकडाउन होता है वो वहां पर होता है ना? तो ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम आर दीज टू द सेम थिंग? बेटा एक्चुअल में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं है, लेकिन ये पूरी पिक्चर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की नहीं है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. Human digestive system is made up of two parts. The first one is the alimentary canal and the second one is the associated organs. ठीक है? Alimentary canal कहाँ पर है? एक ट्यूब, एक हॉलो ट्यूब जो माउथ से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यूअसली जा रही है. यहाँ पर देखो, इस पे गई, स्टमक पे गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम, फिर एनस. So this hollow tube which is starting from mouth and ending at anus, this is alimentary canal. ये hollow tube है. जैसे ही हमने मुंह में खाना डाला, अब ये फूड एक्चुअल में इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को टच करते हुए, मतलब इससे पास होते हुए जाएगा एक्चुअल में. This is the part of the human digestive system from where the food actually passes. Clear? Now what are associated organs? बेटा associated organ हमारे human digestive system में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होते हैं. इनके थ्रू खाना पास नहीं होता, मतलब इनमें खाना नहीं जाएगा. बट इनका काम क्या है? व्हाट इज द रोल? दे आर असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड
और वो एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में फूड गया, उसका ब्रेकडाउन शुरू हुआ और इनका काम क्या है, उसमें हेल्प करना. सो दैट्स व्हाई दीज आर द एसोसिएटेड ऑर्गन्स. ठीक है, कौन कौन से हैं, दीज आर द थ्री. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट हियर नियर द माउथ, इसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड. द नेक्स्ट वन इज द लिवर, द अम्ब्रेला शेप्ड, यहां पर दिस वन लिवर, और इसके अंदर गॉल ब्लैडर भी है, राइट. इसके बाद ये फेदर शेप जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पेनक्रियाज. ठीक है. नाउ इन योर एनसीईआरटी स्लाइवरी ग्लैंड एंड गॉल ब्लैडर इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. तो अगर आपकी टीचर ने नहीं लिखवाया है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन समझ लो क्योंकि सीनियर क्लास में तो पढ़ना ही है. और इससे पहले बेटा जो प्रीवियस सेशन के बच्चे थे जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा है, ये सारा का सारा उन्होंने इतना डिटेल में पढ़ रखा है ना, यू आर द लकी वन कि आपका आधा चीजें यहाँ से गायब कर दी एनसीईआरटी ने. ठीक है, चलो. सो दिस वन स्लाइवरी ग्लैंड. अब ये स्लाइवरी ग्लैंड नाम नहीं है, लेकिन बाकी सारी डिटेल है स्लाइवा की. प्रॉपर डिटेल पढ़ना है आपको यहाँ पर, माउथ में क्या क्या होता है. ठीक है, चलो. सो हमने क्या पढ़ा अभी, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इज अ लॉन्ग hollow tube through which the food actually passes. This is very very important line. Through which the food actually passes. ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है फूड के साथ, breaking down of complex food components into simpler occurs in this long tube only. ठीक है. Now what are associated organs? Food does not passes through these organs. They just provide aid in the digestion. Aid का मतलब क्या होता है, aid मतलब होता है help. So they just help in the process of digestion. Clear? तो हमें क्या क्या समझ में आया अभी तक, न्यूट्रिशन कहाँ हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है. ये स्टार्ट कैसे हो रही है प्रोसेस, माउथ से. माउथ में हमने फूड डाला, उसके बाद फूड के साथ कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ क्या हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है वो. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड एट द एनस. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. ये देखो ये वर्ड डाइजेस्टिव जूसेस, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में. सो अलग अलग जगह पे पूरे कैनाल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वो हेल्प करते हैं फूड को टू ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. क्लियर. फर्दर दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू फॉर कैरिंग आउट द डिफरेंट फंक्शंस. बेटा ये जब ये कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंस में, तब जाके वो सिंपलर सब्सटेंस भी एब्जॉर्ब होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से ही, और फिर फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी बॉडी में. ठीक है, अब ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ होते हैं, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द जर्नी ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. बेटा फूड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से तो स्टार्ट होती है. सबसे पहले हम खाना मुंह भी तो रखते हैं, है ना. सो व्हाट हैपेंस इन द माउथ कैविटी, वी इनटेक द होल फूड. जो भी खाना हमारे सामने है उसका एक बड़ा सा बाइट अपने मुंह पे लेते हैं. चपाती का हो सकता है, राइस का हो सकता है, लेकिन हम एक पूरा बड़ा बाइट लेते हैं, राइट. तो उसको क्या बोला जाता है, होल फूड. हमने पूरा का पूरा एक बाइट मुंह में डाला. ना मुंह में डालते ही क्या करते हैं, उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं, इजंट इट. सो पिक्चर में क्या आ गया यहाँ पर, आपके टीथ और टंग. टीथ ने क्या किया, टीथ ने किया च्यूइंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. जो बड़ा सा लंप हमने डाला उसको च्यू करके, क्रश करके, ग्राइंड करके छोटे 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 पीसेस में तोड़ दिया, राइट. एक बड़ा फूड पार्टिकल था, उसका ब्रेकडाउन हो गया छोटे 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 पार्टिकल्स में. इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन. ये क्या है, डाइजेशन. अब बेटा हमारी बॉडी में ये ब्रेकिंग डाउन जो है वो दो तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है मेहनत से, जैसे कि टीथ ने क्रश किया, ग्राइंड किया, ये क्या है, ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है. व्हाट इज दिस, मैकेनिकल डाइजेशन. और दूसरा तरीका क्या है कि कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो केमिकल इस बड़े फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होंगे और फिर उसको फर्दर ब्रेक कर देंगे, राइट. सो डाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड दो तरीके से होता है. एक है मैकेनिकल डाइजेशन जो कि यहां पर टीथ कर रहे हैं. टीथ ने जो बड़ा पार्टिकल, जो बड़ा फूड का लंप था हमने मुंह में डाला, उसको ब्रेक कर दिया. ठीक है. So here the process of breaking down of food into simpler pieces by the action of teeth through chewing, crushing is called mechanical digestion. समझ में आ गया. Now what is the role of the tongue? बेटा सबसे पहले तो टंग हमने टेस्ट करवाती है फूड को, है ना, कितना स्वादिष्ट खाना है. उसके बाद इट हेल्प्स इन रोलिंग. जब हम फूड को च्यू करते हैं तो फूड यहां से वहां मूव करता है. कैसे करता है, टंग की हेल्प से. सो फूड, दिस टंग हेल्प इन रोलिंग, टेस्टिंग एंड स्वेलोइंग डाउन द फूड ऑल्सो. जब हमको फूड को अंदर लेना होता है तो उस टाइम पे जो टंग है वो फूड को पुश करती है अंदर को. ठीक है, दैट इज द रोल. नाउ इसके अलावा, इन दोनों के अलावा माउथ में और क्या होता है, देयर इज वन मोर थिंग. व्हाट इज दैट,
स्लाइवा, है ना। आप कई बार होता है जब बहुत यम्मी सा खाना आपके सामने होता है तो बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, बट इज दैट पानी? दैट इज स्लाइवा, ठीक है। सो द थर्ड थिंग हियर इज द स्लाइवा। स्लाइवा कहां से सिक्रीट हुआ? बेटा स्लाइवा हमारे माउथ में कहां से आया? ये आया स्लाइवरी ग्लैंड से, मींस वो एसोसिएटेड ऑर्गन से, ठीक है। मैंने बताया था नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस स्लाइवा कहां से आया? स्लाइवा एसोसिएटेड ऑर्गन से आया, ठीक है। नाउ स्लाइवा में भी क्या है बेटा? स्लाइवा में कुछ होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिनको कि एंजाइम बोलते हैं। अगेन जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट को पढ़ोगे तो एंजाइम वर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सुन लो, तो स्लाइवा में क्या होते हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब स्लाइवा कैसा है? लिक्विड है। लिक्विड चीज अगर फूड के साथ मिक्स होगी तो उसको कैसा बना देगी? मॉइस्ट कर देगी, सॉफ्ट कर देगी, इजंट इट? तो स्लाइवा का पहला काम क्या है? ये फूड को मॉइस्ट करके उसको सॉफ्ट बनाता है, जिससे कि च्यूइंग प्रोसेस बड़ी इजी हो जाती है। गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्लाइवा। नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? मैंने अभी क्या बताया? स्लाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनका कुछ रोल होता है यहाँ पर। अब क्या रोल होता है उसको समझने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। बेटे कभी भी आपने अगर सिर्फ चपाती खाई हो, सिर्फ राइस खाया हो, सिंगल मीन्स बिना किसी सब्जी या दाल के, बिना किसी और टेस्ट वाले फूड के, ठीक है। सो इफ यू विल ईट ओनली चपाती या ओनली राइस, तो पहले जब इनिशियली मुंह में डालेंगे और इनिशियली च्यू करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वही फील होता है। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूअसली च्यू करते रहो फॉर 1 मिनट, मतलब पूरा आपने खा लिया, तो उसके बाद ना आपका माउथ बड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है। क्यों हुआ मीठा? हमने कुछ मीठा तो खाया ही नहीं उसके साथ। वी हैड जस्ट प्लेन चपाती और राइस। और अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो करके देखो, अभी कर लेना, ठीक है। तो व्हाट यू विल फील दैट स्वीटनेस इन योर माउथ। अब क्वेश्चन ये है कि वो स्वीटनेस कहां से आई? जब हमने शुगर खाया ही नहीं तो मुंह स्वीट कैसे हो गया? बेटा यहां पर आता है रोल ये स्लाइवा का। स्लाइवा ने क्या किया? स्लाइवा ने जो उस फूड में स्टार्च था, स्टार्च क्या है? क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्लाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया सिंपल शुगर में, इसीलिए आपके माउथ में वो स्वीटनेस आ गई। तो कोई भी अगर हम रिच कार्बोहाइड्रेट, रिच स्टार्च वाला अगर कोई फूड खाएंगे, उसको प्रॉपरली च्यू करेंगे, तो हमारे माउथ में जो भी स्लाइवा है वो सारे के सारे स्टार्च को ब्रेक कर देगा और शुगर में कन्वर्ट कर देगा। Am I clear? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा स्लाइवा के ऊपर, ठीक है। इसके आगे एक्टिविटी भी करनी है हमें। देखो, सो चपाती और राइस कंटेन स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ आवर स्लाइवा कंटेन सम डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू द शुगर। क्लियर? अब इसको समझते डिटेल में विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी। हियर एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्या करना है यहाँ पर? बेटा यहाँ पर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए में आपको डालना है बॉइल्ड राइस, मतलब पका हुआ जो राइस होता है वो आपको डालना है टेस्ट ट्यूब ए में। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या डालना है? आपको 1 स्पून ऑफ राइस को च्यू करना है फॉर प्रॉपरली फॉर 30 to 60 सेकेंड, लगभग 1 मिनट च्यू करने के बाद फिर वो आपको डालना है टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है। नाउ एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। उसका आपको एक मिक्सचर बनाना है पानी डालने के बाद। फर्दर नोट द इनिशियल कलर ऑफ द राइस वाटर मिक्सचर इन टेबल 9.1। इसके आगे एक टेबल है, उसको हम भरने वाले हैं। नाउ इनिशियल कलर क्या होगा? बेटा राइस का, पके हुए राइस का कलर कैसा होता है? व्हाइट ही तो होता है। अब अनटिल अनलेस यू आर टेकिंग द ब्राउन राइस, हम ब्राउन राइस नहीं लेने वाले, हम यहाँ व्हाइट राइस लेने वाले हैं। तो कैसा कलर होगा? व्हाइट। और च्यू करने के बाद भी व्हाइट ही होगा। आपने पहले से कुछ नहीं खाना है माउथ में कुछ भी नहीं है, तो व्हाइट ही रहेगा, राइट। उतना ब्राइट नहीं होगा लेकिन होगा व्हाइट ही, तो हमको व्हाइट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इनिशियल कलर क्या हो गया? व्हाइट। फर्दर एड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। बेटा यहां पर हम कर रहे हैं स्टार्च का टेस्ट और आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। अगेन क्लास 6 में पढ़ाई अच्छे से करी है तो पता होगा आयोडीन टेस्ट स्टार्च के साथ कौन सा कलर दिखाता है। जल्दी बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ पॉज करो वीडियो और फटाफट बताओ किसने इस एक्टिविटी को करने से पहले मुझे आंसर दिया है। लेट मी सी हु आर द ब्रिलियंट वन। चलो सो बेटा आयोडीन सॉल्यूशन को अगर हम डालेंगे इस सैंपल में तो जहां पर भी स्टार्च होगा वो हमेशा ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा आपको, ठीक है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्टार्च। क्लियर? सो यहां पे होगा क्या? Add 3 to 4 drop of iodine solution into each test tube with the help of dropper. Mix the content and separately and observe. Now record your observation. ठीक है। अब बेटा कहां पर कलर आएगा और कहां पर नहीं आएगा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और इसके बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे।
मैं आगे पूछूंगी आपसे, ठीक है। देखो बेटा, राइस वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट इज हैविंग हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, और अगर हमने उसको पका दिया, बॉईल कर दिया, फिर तो बहुत ज्यादा स्टार्च होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो बॉइल्ड राइस में है हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे ही आयोडीन डालेंगे तो आपको बहुत शार्प ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नाउ व्हाट विल हैपन टू द च्यूड राइस? बेटा जैसे ही हमने उसको च्यू किया, अगर प्रॉपरली च्यू कर दिया, तो इसका मतलब जो पका हुआ राइस था वो हमारे स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया। और स्लाइवा ने क्या कर, स्लाइवा का काम क्या है? स्लाइवा पूरे के पूरे स्टार्च को ब्रेक कर डालता है सिंपल शुगर में। यस, तो अगर प्रॉपर च्यूइंग हुई तो इसका मतलब सारा स्टार्च तो गया, स्टार्च तो सारा कन्वर्ट हो गया ना सिंपल शुगर में, तो स्टार्च बचेगा ही नहीं। अब स्टार्च बचा ही नहीं है और फिर आपने आयोडीन टेस्ट करा, तो क्या कलर आएगा? नहीं आएगा। यस, तो यहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली कलर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर च्यूइंग प्रॉपर नहीं हुई है, जल्दी जल्दी चबा दिया और टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, तो उस टाइम पे च्यूइंग नहीं होती है, तो वहां पर फिर थोड़ा बहुत आपको कलर दिखाई दे सकता है। Am I clear? तो समथिंग लाइक दिस यू विल सी। ये है आपका जो कलर इंडिकेशन विद बॉइल्ड राइस, और ये वाला है बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग। ये उस बच्चे के माउथ का खाना है जिसने प्रॉपरली च्यू नहीं किया, या तो मोबाइल देख के खाना खा रहा होगा या तो टीवी देख के खाना खा रहा होगा, है ना, च्यूइंग हुई नहीं है। सो थोड़ा बहुत इसमें स्टार्च बच गया है। लेकिन अगर बेटा प्रॉपर च्यूइंग हो जाएगी तो उस टाइम पे जितना भी स्टार्च होगा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। Am I clear? चलो, नाउ लेट्स फिल आउट दिस ऑब्जर्वेशन टेबल हियर। फर्स्ट वन, फिल द इनिशियल कलर बिफोर एडिंग द आयोडीन। अच्छा, इनिशियल कलर ऑफ सैंपल क्या था? व्हाइट, ये तो बता दिया मैंने आपको, है ना। सो व्हाइट, दोनों ही जगह आपको व्हाइट लिखना है। नाउ फाइनल कलर आफ्टर एडिंग आयोडीन, आपने आयोडीन ऐड किया तो क्या होगा? सैंपल ए जहां पर बॉइल्ड राइस है, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च, तो यहां आपको मिलेगा प्रॉपर ब्लू ब्लैक कलर। यस, और च्यूड बॉइल्ड राइस, यहां पर अगर प्रॉपर च्यूइंग हुई होगी तो फिर स्टार्च तो बचा ही नहीं, तो यहां पे आएगा नो चेंज। यस, नो चेंज, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? जब प्रॉपर च्यूइंग नहीं हुई होगी तो उस टाइम पे लाइट कलर तो दिखाई देगा, है ना। सो लाइट ब्लू कलर, गॉट इट। नाउ पॉसिबल रीजन फॉर द चेंज, अब बताओ व्हाट इज द रीजन। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ पर हाई कंटेंट ऑफ आपके पास स्टार्च है ना। तो यहाँ पे लिखोगे हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च इन दिस सैंपल। और यहां पर इस वाले में नो चेंज क्यों था? नो चेंज क्यों था? बिकॉज नो स्टार्च, और या फिर वेरी लेस स्टार्च। Understood? So you have to fill this table in this way. Further, so what we concluded out of this all? In test tube A, the appearance of the black color indicates the presence of starch, and in test tube B, where we are having only chewed boiled rice, two cases, no change in color. अगर कोई change हुआ ही नहीं, इसका मतलब there is no starch present anymore. ठीक है? If only slightest color change is there, it indicates that starch is present only in very small amount. Am I clear? Now, based on this activity, one conceptual question for you. मैंने बोला था ना मैं आगे पूछूंगी. Question is, why it is advised to chew your food properly? ये question आ सकता है बेटा. Why it is advised to chew your food properly? जल्दी बताओ. Chewing से क्या हो रहा है? पहली बात, chewing से हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन, राइट। अगर हम हमारे जो टीथ हैं वो पहले ही खाने को प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन कर देंगे तो आगे जाके जो बाकी पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो पहली बात, अगर प्रॉपर च्यू करेंगे तो मैकेनिकल डाइजेशन प्रॉपर होगा। उसके बाद सेकेंड थिंग होगा, ये वाला जो फूड होगा वो प्रॉपरली स्लाइवा के साथ मिक्स होगा, तो जितना भी उसमें स्टार्च होगा, दैट कॉम्प्लेक्स फूड, वो सारा का सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस, सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू च्यू योर फूड प्रॉपरली, यू हैव टू आंसर नाउ ऑन योर ओन। ठीक है, इसका आंसर खुद से लिखोगे। सो व्हाट इज द इन्फ्रेंस नाउ? इससे हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं? स्लाइवा सिक्रीशन इन द माउथ हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, राइट। नाउ दिस ब्रेक डाउन इज नोन एज डाइजेशन, है ना। The process of breaking down of complex food components into simpler forms of the body is known as in the body is known as digestion. Clear? So food is partially digested in the mouth itself. बेटा बहुत सारे बच्चों को पहले से लगता होगा कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारे स्टमक के अंदर होती है, राइट।
बट ऐसा नहीं है। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। समझ आया? चलो मूविंग अहेड, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फूड पाइप और ईसोफेगस। बेटा फूड पाइप, दिस लॉन्ग hollow tube which is connecting mouth to stomach, this is known as food pipe। और इसका नाम क्या है? इसका नाम ईसोफेगस भी है। स्पेलिंग पे ध्यान दो, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओ साइलेंट है नाम पे, ठीक है, ईसोफेगस। तो ये है क्या? इट इज अ पैसेज फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, करेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें खाना पास हो रहा है माउथ से। क्यों, कैसे पास हो रहा है? Tongue help in the mixing the chewed food with the saliva and pushing this softened food into the long tube। बेटा जो टंग था उसका क्या रोल था? उसने पहले जो फूड था उसको सलाइवा के साथ मिक्स करवाया बाय रोलिंग एंड बाय ट्विस्टिंग हियर एंड देयर। फर्दर जब हम उस फूड को अंदर स्वॉलो करना चाहते हैं, then at that time this tongue pushes this soft food into this flexible hollow tube which is known as food pipe। am I clear? now अब ये फूड जब अंदर आया तो अंदर कैसे गया? ऐसे स्लाइड होके नीचे स्विंग करके चला गया क्या? बेटा नहीं, यहां पर फूड जाता है प्रॉपर वेवी मूवमेंट के साथ, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ डज दिस फूड मूव डाउन इन दिस फूड पाइप? दिस फूड मूव्स डाउन बाय द वेवी मूवमेंट बाय कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द फूड पाइप। ये जो मसल्स होती हैं फूड पाइप की, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती हैं। उससे होगा क्या? उससे फूड पास होता रहता है आगे वेवी मोशन में। ये वेवी मोशन प्रॉपर दिख भी रहा है, ठीक है। अब इसका एक साइंटिफिक नाम है, वो फिर से आपके एनसीईआरटी ने गायब कर दिया आपके लिए, लकी यू। देखो, द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स in a wavy like motion and then pushes the food down into the stomach। clear? now one important point, बेटा ये जो वेवी मूवमेंट हो रहा है मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, वो सिर्फ फूड पाइप के मसल्स का नहीं होता, वो आगे जाके जितना भी ऑर्गन्स हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के, सब जगह मसल्स में हो रहा होता है। क्लियर? सो दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड pushes the food forward। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो मूविंग अहेड, नाउ कमिंग फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज दिस स्टमक, ठीक है। अब बेटा स्टमक के शेप पे जरा ध्यान दो, ये हमारा जो इंग्लिश लेटर जे है उससे रिजेंबल कर रहा है ना? यस, एक्चुअल में इसको बोलते हैं जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? यू शुड नो दैट इट इज स्टमक। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टमक, ठीक है। नाउ अब फूड यहां से, ये फूड पाइप से आ गया स्टमक के अंदर। अब इस फूड के साथ यहां पर क्या क्या हो रहा है? बेटा सबसे पहले यहां पर फूड के साथ हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन। कैसे हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन? बिकॉज यहां पर जो वॉल्स हैं स्टमक की, वो अगेन कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं। उससे होगा क्या? जैसे ही फूड स्टमक में आएगा वो फर्दर चर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो यहां पर जो फूड थोड़े बहुत बड़े पार्टिकल होंगे भी, वो भी डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। In the stomach, the walls contract and relax to churn the food, and this is the mechanical digestion। मैंने क्या बताया था? मैकेनिकल डाइजेशन जहां पर मेहनत लगे। यस, यहाँ पे मसल्स की मेहनत लग रही है। क्लियर? इससे पहले मैकेनिकल डाइजेशन पहले कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ, कहाँ हुआ था? माउथ में, टीथ ने किया था। सेकेंड कहाँ पर हो रहा है? आपका स्टमक में, ठीक है। फर्दर, नाउ दिस churned food is then mixed with the secretion from the inner lining of the stomach। बेटा स्टमक की जो इनर लाइनिंग है ये वाली, यहां से कुछ सिक्रीशन निकलते हैं जो कि फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट आर दो सिक्रीशंस? देयर आर 3। फर्स्ट इज द डाइजेस्टिव जूसेस, नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द म्यूकस। These 3 names along with their role means their function, everything you have to understand in detail, ठीक है। So let's get started first of all with the digestive juices। Now what are digestive juices? Because these are again some chemicals which are helping in the digestion. But what is digesting here? Here only one component of food, that is protein, that is being digested here। बेटा यहाँ पर प्रोटीन के अलावा किसी भी और चीज का डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में, ठीक है। So what digestive juices are doing? The digestive juices of the stomach breaks down the proteins present in the food into simpler components। That is the rule। Clear? Now what is hydrochloric acid doing here? बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दैट HCl जो लेबोरेटरी में होता है ना, वही वाला एसिड है ये, हाईली कोरोसिव। अगर ये स्टमक वाला एसिड हमारे हाथ में लग जाए तो हाथ जल जाएगा, लेकिन स्टमक नहीं जलता। ऐसा क्यों? ये इतना सॉफ्ट जो स्टमक है वो बचा है, लेकिन हाथ जल जाएगा। अब इसका आंसर पहले बाद में बताती हूँ। यहां देखो,
पहले ये देखो HCl यहाँ पे है क्यों, वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड हियर। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोवाइडिंग द एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है ना इन जूसेस के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में हो सकता है। अगर ये एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले जो केमिकल हैं वो काम ही नहीं करेंगे। Am I clear? So the first function of HCl is providing the acidic environment for the digestion of protein. And the second function is, बेटा जो फूड हम खा रहे हैं उसमें हम कितने सारे बैक्टीरियाज, कितने सारे हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं उनको भी तो साथ में ले लेते हैं। तो ये जो HCl है वो उनको यहीं पर मार देता है स्टमक में, ठीक है। सो function, the acid helps in the breakdown of protein by providing the proper acidic environment, and the second, it also kills many harmful bacteria. Clear? Now coming to the role of mucus. मैंने अभी क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, ये जो एसिड है इतना कोरोसिव है लेकिन तब भी हमारा स्टमक क्यों बचा हुआ है, वो बचा हुआ है इसके वजह से, म्यूकस की वजह से, ठीक है। नाउ व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज अ स्लाइमी सब्सटेंस which forms a layer, a barrier, एक मिनट, which forms a barrier between the acid in the stomach and the muscles of the stomach. जो यहाँ स्टमक के अंदर ये HCl है और जो इसकी ये लाइनिंग है मसल्स की, ये कभी आपस में कांटेक्ट में आ ही नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि ये म्यूकस की यहाँ पर एक प्रॉपर लेयर होती है इनके बीच में, करेक्ट। इसीलिए ये एसिड स्टमक को हार्म नहीं कर पा रहा। क्लियर? सो व्हाट इज म्यूकस? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड, प्रिवेंटिंग फ्रॉम फर्दर डैमेज। सो स्टमक जो म्यूकस है वो उसका रोल क्या है, यहाँ पर क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है कि वो स्टमक की लाइनिंग को यानी स्टमक को बचा के रखे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द स्टमक? पहले तो फूड अंदर आया, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, मींस और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद उसके अंदर जो प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो गया। यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया उसके साथ आए वो सारे मर गए। म्यूकस ने हमारे स्टमक को बचा के रखा हुआ है, ठीक है। सो फर्दर व्हाट हैपेंड हियर? In the stomach the food is partially digested and transformed into a semi liquid mass. थोड़ा और लिक्विडी सा हो गया वो, and it is now prepared for the next stage of digestion. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी डाइजेशन की, उसके लिए वो फूड प्रिपेयर हो चुका है। अब यहां से इस स्टमक से फूड अब जाएगा इस पार्ट में जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर वन फैसिनेटिंग फैक्ट फॉर यू। बेटा ये साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता पड़ा कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, वहां पर म्यूकस होता है, वहां पे डाइजेशन हो रहा है, ये सब कैसे पता पड़ा उनको? इसके लिए देयर इज वन स्टोरी। In 1822, a man named Alex St. Martin was accidentally shot in his stomach and he was treated by Dr. William Beaumont. इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर सर्जरी हुई, स्टिचेस लगे, लेकिन जब वो हील हुआ स्टमक, कुछ ऐसा हुआ कि वो होल रह गया वहां पर, ठीक है। अब ये जो परमानेंट होल हो रहा, this opening allowed Dr. Beaumont to observe the digestion in the stomach as it happened. ये जो डॉक्टर बेमंट थे उस होल से प्रॉपर देख पा रहे थे कि अंदर स्टमक में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो फर्दर ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन हाउ द डिफरेंट फूड वर डाइजेस्टेड एंड ऑल्सो ही चेक दैट हाउ इमोशंस वर अफेक्टिंग द डाइजेशन। जब हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, एंगर के, हैप्पीनेस के, तो उनका डाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एवरीथिंग ही एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम हिज स्टमक, है ना। फैसिनेटिंग फैक्ट। Moving ahead, now coming to the next part of the alimentary canal, that is small intestine. बेटे इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ब्यूटीफुल वे ऑफ शोइंग द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसको अगर ध्यान से देखें तो पता पड़ता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका नाम तो स्मॉल है, बट एक्चुअली दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल, इजंट इट? देख के पता पड़ रहा है। अब कितनी लंबी होती है ये? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग। अगर एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है उसकी लेंथ को नापना हो ना तो इससे भी नाप सकते हैं, इतनी लंबी होती है, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है फिर? इसको तो लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए ना। लार्ज इंटेस्टाइन नीचे वाली है, छोटी वाली, ये स्मॉल है। एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन देयर विड्थ। ये देखो ये थोड़े थिन है और ये थिक है, दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्या नाउ अब स्टमक से फूड पास होके आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उस फूड के साथ क्या क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर होते हैं 2 प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज द डाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज द एब्जॉर्प्शन। These 2 processes takes place in the small intestine. Very very important point. Small intestine में कौन सी 2 प्रोसेस होती हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो जिन लोगों को साइंस के बारे में डिटेल में नहीं पता होता वो सोचते हैं डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। बोलते हैं डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर,
बट नाउ आई होप यू नो दैट दिस इज नॉट ट्रू। बेटा स्टमक में तो सिर्फ एक ही चीज डाइजेस्ट हो रही है ना, प्रोटीन। कंप्लीट डाइजेशन थोड़ी हो रहा है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर? नाउ we have to understand digestion and absorption in small intestine in detail one by one. So let's get started first of all with the digestion in the small intestine. But we got to know the complete digestion of food takes place in the small intestine. Now how? Because the small intestine receives digestive secretion from 3 different sources. ठीक है? Now what are these 3 different sources? The first one here is the liver. The second one is the pancreas and the third one is the walls of the small intestine. ठीक है? अब ये जो 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं, इनसे कौन से जूस सिक्रीट होते हैं, उनका क्या क्या रोल है डाइजेशन में, एवरीथिंग अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। ठीक है? स्टार्ट करते हैं लिवर के साथ। दिस इज लिवर। क्या सिक्रीट करता है लिवर? बेटा लिवर सिक्रीट करता है एक ग्रीन कलर का लिक्विड जिसको बोला जाता है बाइल, और ये होता है बेसिक इन नेचर। ठीक है? सो सिक्रीट्स बाइल, इट इज अ ग्रीन कलर लिक्विड एंड इट इज बेसिक इन नेचर। बी फॉर बाइल, बी फॉर बेसिक, ऐसे याद कर लो। ठीक है? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल? बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टमक में था एसिडिक एनवायरनमेंट क्योंकि वहां था हाईली कोरोसिव एसिड। फूड प्रॉपर एसिड के साथ मिक्स हुआ, अब यहाँ पर वो एसिडिक फूड एंटर हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? अब फूड जो एसिडिक फूड है उससे बचाने के लिए स्टमक के पास तो थी वो स्ट्रॉन्ग म्यूकस लाइनिंग, है ना, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग म्यूकस लाइनिंग यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो नहीं है। तो अब अगर एसिडिक फूड यहाँ पर बहुत देर तक रहा तो ये तो जल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तो गई। तो यहाँ पर क्या करना होता है बेटा, इस एसिडिक फूड को करना होता है न्यूट्रलाइज, और वो न्यूट्रिशन काम कौन करता है? बाइल करता है। ठीक है? बाइल इज बेसिक इन नेचर, सो एसिड और बेस अगर मिक्स होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यस? तो यहां पर इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। करेक्ट? दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बाइल। नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? डाइजेशन में कहां पे हेल्प कर रहा है ये? बेटा एक्चुअली इट डाइजेस्ट द फैट्स इनटू टाइनी ग्लोब्यूल्स। ये करता है फैट का डाइजेशन। ये फैट्स को टाइनी ग्लोब्यूल्स या फिर टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। करेक्ट? बाइल का फंक्शन है ये डाइजेशन में। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये है, ये फेदर शेप्ड स्ट्रक्चर, ये सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अगेन पेनक्रियाटिक जूस आर बेसिक इन नेचर। तो पहला रोल क्या होगा? पहला रोल होगा ये जो फूड आया एसिड से, इसको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है? So both bile and pancreatic juice are basic in nature that neutralizes the acidic food coming from the stomach. Clear? Now further, what is the role in the digestion? Beta, pancreatic juice breaks down the carbohydrate, protein, fats into the simpler substances. ये सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, the most powerful one, है ना? इससे पहले जो माउथ था, माउथ में स्लाइवा क्या कर रहा था? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पा रहा था। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। बाइल सिर्फ फैट को डाइजेस्ट कर पा रहा था, है ना? यहां पर जो भी है सब आ जाओ तुम, मैं सबको देख लूंगा एक साथ। दिस इज पेनक्रियाटिक जूस, सो इट कैन डाइजेस्ट, इट कैन ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा जैसे स्टमक के वॉल से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रहे थे, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। ठीक है? अब वो थोड़े अलग होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। करेक्ट? So the digestive juice secreted by the walls of the small intestine further breaks down the fats, protein and partially digested carbohydrate into the simpler form. बेटा जो भी यहाँ पे डाइजेशन हुआ फैट का, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ है, ये सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स में हुआ है, राइट? ऐसे ही जो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो बस प्रोटीन का एक बड़ा पार्टिकल था, वो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो उन बचे खुचे पार्टिकल्स को बिल्कुल कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं उनका, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको लेके आ जाते हैं। क्लियर? अब एक बार वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, देन बॉडी कैन यूटिलाइज दोज ऑल न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट? सो हियर कम्स द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? सो मीन्स यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स है, उन्हीं के अंदर से जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है? देखो यहाँ पर द डाइजेस्टेड फूड इज प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। इसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नाउ why it happens in the small intestine and how it happens? Again question that you should know the answer. How are nutrients absorbed from the small intestine? बेटा एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं
वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, समथिंग लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. नाउ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. बहुत बड़ा सरफेस एरिया हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए. जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है वो हो चुका है, अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड बड़ी इजीली इस लार्ज सरफेस एरिया से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. नाउ हाउ दिस ऑल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, लेट्स ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट. बेटा मान लो ये ए से लेके बी ये पॉइंट है, यहां पर एक स्पॉन्ज बिछा हुआ है जिसको कि वाटर को एब्जॉर्ब करना है. ठीक है, दूसरा अगेन ए से बी सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट स्पॉन्ज नहीं है, यहाँ पर फोल्ड्स ऑफ स्पॉन्ज है इस तरीके से. ठीक है, सो जिगजैग फॉर्म में हमने स्पॉन्ज को यहाँ पे रख दिया है. इसका काम भी है जो भी वाटर यहाँ पे गिर रहा है उसको एब्जॉर्ब करना. यहाँ पर वाटर गिरेगा तो इसको भी एब्जॉर्ब करना है, यहाँ पर वाटर गिरेगा तो भी इसको एब्जॉर्ब करना है. अब मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा, जल्दी बताओ. फर्स्ट वाले केस में होगा कि सेकेंड वाले केस में होगा? ऑब्वियसली सेकेंड वाले केस में होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर स्पॉन्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई ना. क्वांटिटी ज़्यादा कैसे हुई? क्योंकि हमने उसको जिगजैग फॉर्म में रखा हुआ है. सो अप्स एंड डाउन्स है, उसको स्ट्रेट कर देंगे तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलेगा. इसका तो ट्रिपल होगा कम से कम, है ना. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑल्सो. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन. करेक्ट. और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है विली. क्या बोलते हैं? विली. कई जगह आपको विलाई भी सुनाई देगा. बोथ आर करेक्ट. करेक्ट. देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन एंड हैज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विली. Am I clear? Now, अब बेटा यहां से एब्जॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन किस में हुआ? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर ऐसा क्या है जो एब्जॉर्ब कर रहा है? यहाँ पर है ब्लड. गॉट इट. ये ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद वो पहुंचा रहा है सब जगह, एवरी बॉडी पार्ट में. बेटा हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ब्लड ही है जो हर जगह ट्रैवल कर सकता है ना. स्टमक तो उठ के जाएगा नहीं सर के पास कि लो भाई तुम न्यूट्रिएंट ले लो, पाँव के पास तुम भी न्यूट्रिएंट ले लो, है ना. सिर्फ ब्लड है जो कि मूव होता है. करेक्ट. तो यहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, फिर वो घूमता रहता है पूरी बॉडी पार्ट में और हर जगह डिलीवरी देके आता है. सो बेसिकली ब्लड इज द डिलीवरी बॉय. ठीक है, देखो. So from villi, the digested food nutrients passes into the blood, which carries them into the different parts of the body. Now these nutrients further provide energy, support growth, repair, and help for the proper functioning of the body. Am I clear? So this is the absorption process. Absorption कहाँ पर हो रहा है? Small intestine में हो रहा है. कौन कर रहा है? Finger like projection, villi, जिनके अंदर क्या है? Blood है. Clear? चलो. Coming to the next part of the, ये देखो यहाँ पे एक villi का एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है, मूविंग अहेड. नाउ हियर इन साइंस एंड सोसाइटी वन इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर यू. सीलिएक डिजीज बेटा एक ऐसी कंडीशन जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये एब्जॉर्प्शन वाली वॉल होती है वो खराब हो जाती है. मीन्स वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती. बट क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज दिस इज अ कंडीशन इन विच बॉडी रिएक्ट्स विद द गुलेटिन, अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन व्हीट, बार्ले एंड राई. उसमें ये गुलेटिन होता है. This reaction damages the inner lining of the small intestine where nutrients are absorbed. ठीक है, तो ये जो गुलेटिन है वो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग जहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको ही डैमेज कर देता है. ठीक है, और इससे बचने का तरीका क्या है? जस्ट टू अवॉइड द गुलेटिन. तो उस केस में जो पेशेंट होता है उसको फिर व्हीट, बार्ले, राई ये सब चीजें नहीं खानी होती हैं. Am I clear? चलो. Moving ahead, now coming for the next part of the alimentary canal, that is the large intestine. बेटा this is the next part, but this is not the last part. अभी दो और हैं, rectum and anus. ठीक है? Now what is happening in the large intestine? Let's understand. पहली बात तो large intestine की length कितनी होती है? This is approximately 1.5 meter in length. Small intestine की length कितनी थी? 6 meter approximately. ये कितना है? 1.5 meter. ठीक है? Now what happens here? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना था, जितना भी फूड था, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है. जो उसका सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट थे वो हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिए. अब बचा क्या? अब बचा वहां पर अनडाइजेस्टेड फूड. राइट. तो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड पास हो चुका है अब लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, अब उस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? वो क्या सिर्फ ऐसे ही पास हो जाएगा? बेटा यहां पर होता है एब्जॉर्प्शन. यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है. बट किस चीज का? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ था न्यूट्रिएंट्स का,
लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड सॉल्ट का। जो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसमें बहुत हाई कंटेंट होते हैं सॉल्ट एंड वाटर के, जो कि हमारी बॉडी दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कहाँ पर करती है? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए आपको। इन द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा सॉलिड होता है, उसके बाद यहाँ से जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सॉल्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब ये वेस्ट सेमी सॉलिड हो जाता है और इसी को बोला जाता है स्टूल। क्या बोलते हैं इसको? स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द रेक्टम। रेक्टम का क्या काम है बेटा? द स्टूल इज स्टोर्ड हेयर इन द लोअर पार्ट। ये जो लोअर पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, इस जगह पर स्टूल स्टोर रहता है जब तक कि वो इजेस्ट नहीं होता, यानी जब तक बॉडी उसको रिमूव नहीं करती तब तक वो रेक्टम में स्टोर रहता है। ठीक है, अब इजेस्ट कहाँ से होता है, मीन्स रिमूव कहाँ से होता है? एनएस के थ्रू। ठीक है, सो हियर फाइनली स्टूल इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनएस बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। अंडरस्टूड? हमारा क्लियर? बेटा इसके आगे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है प्रॉपर। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिविजन पर्पज। ठीक है, देखो माउथ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या क्या हुआ माउथ में? माउथ में हुआ सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल ब्रेक डाउन। किसने किया? टीथ ने किया। उसके बाद हुआ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय स्लाइवा। यस, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च, ये पता होना चाहिए। कमिंग टू फूड पाइप, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फूड मूव हुआ टू द स्टमक बाय वेवी मूवमेंट, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट कमिंग टू स्टमक, स्टमक में क्या हुआ? पहले हुआ मैकेनिकल डाइजेशन जो कि वॉल्स ऑफ स्टमक ने किया, फिर हुआ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। उसके अलावा यहाँ पे HCl थे जिसने किल किया जर्म्स को, और म्यूकस था जिसने प्रोटेक्ट किया लाइनिंग को। ठीक है, कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर पहले हुआ केमिकल डाइजेशन। किसने किया? बाइल ने। बाइल ने डाइजेस्ट किया था फैट्स को। पेनक्रियाटिक जूस ने डाइजेस्ट किया था सब कुछ, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। देन आ जाओ इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, मींस जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे उसके जो जूसेस थे उसने क्या किया? कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के अलावा यहाँ पर एक और क्या प्रोसेस हुई? एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टूड? कमिंग नेक्स्ट बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट पार्ट, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये तीनों साथ में नहीं है, इन सबका अलग अलग रोल पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ साथ में लिख दिया है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, राइट। रेक्टम में क्या हुआ? स्टोरिंग ऑफ द स्टूल एंटिल द रिमूवल, एंड एनस के थ्रू क्या हुआ? रिमूवल ऑफ द वेस्ट। Understood? So this is the flow chart for the journey of food through the alimentary canal. I hope you understood each and every part. Am I clear? चलो, moving ahead. Now let's understand the nutrition in the grass-eating animals. Basically हम यहाँ पे herbivores की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा herbivores का जो न्यूट्रिशन है वो सेम जैसे हमारी बॉडी में क्या वैसे ही होता है? बेटा देखो जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन की, ब्रेक डाउन ऑफ फूड की, एब्जॉर्प्शन की, वो तो होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर। बेटा ग्रास ईटिंग एनिमल्स पार्शियली च्यू, ये देखो पहला यहाँ पे जो डिफरेंस है, दे पार्शियली च्यू द ग्रास एंड स्वेलो इट इनटू देयर स्टमक। एक्चुअल में होता क्या है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं ना बड़ी जल्दी में होते हैं, जो भी उनके सामने खाना होता है ना वो सोचते हैं फटाफट खा लो, कोई दूसरा कंपटीशन में आना आ जाए और सारा खा जाएगा, फिर क्या होगा, है ना। तो उनको होती है जल्दी खाने की, ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत च्यू करते हैं और बोलते हैं अब तुम पहले स्टमक में स्टोर हो जाओ। पहले बैग स्टमक में क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं इस पार्शियली च्यूड फूड को। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है, इन द स्टमक द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पर जो उन्होंने पार्शियली च्यू किया, फूड को अंदर भेजा, तो स्टमक के एक पार्ट में इसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल च्यूइंग। ये है मेन थिंग यहाँ पर। ये जो पार्शियल डाइजेशन हुआ बेटा फूड का, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर उनके माउथ में दोबारा आता है। यस, और फिर वो उसको च्यू कर रहे होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जो काउस, बेफेलोज या फिर जो ये बकरी होती हैं, वो क्या करते हैं, वो जब भी रेस्ट कर रहे होते हैं ना, उनका मुंह कंटिन्यूसली चल रहा होता है ऐसे करके, ऐसा च्युइंगम खा रहे हैं। लेकिन वो च्युइंगम नहीं खाते बेटा, वो अपने स्टमक से वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको वापस लेके आते हैं माउथ में, फिर उसको अच्छे से च्यू करते हैं रेस्ट करते हुए, और उसके बाद फिर दोबारा स्टमक में भेजते हैं, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल। क्लियर? नाउ
Further, what happens here? The thoroughly chewed food again passes down the alimentary canal for further digestion. ये जो properly उनने अब chew कर दिया, अब ये जाएगा उनके दूसरे चैम्बर ऑफ द स्टमक में, ठीक है, फिर वहां से फर्दर उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो इन हर्बीवोर्स का स्टमक होता है वो एक नहीं होता, वो चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अब उन चैम्बर्स के क्या क्या नाम होते हैं वो सीनियर क्लास में कभी पढ़ोगे आप, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर कॉल्ड, बेटा इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रूमिनेंट्स? बिकॉज द प्रोसेस इन विच दिस ग्रास ईटिंग एनिमल्स bring back the partially digested food from stomach back to mouth for further chewing is known as rumination. एक्चुअल में वो जो च्युइंगम खाने वाली जो प्रोसेस है ना इनके माउथ की, उसको रूमिनेशन बोला जाता है। और उसमें हो क्या रहा है, वो अपने स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उसको माउथ में लेके आ रहे हैं और फिर उसको प्रॉपरली च्यू कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है और इसीलिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। डेफिनेशन पढ़ लो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। लंबी डेफिनेशन है लेकिन याद हो जाएगी। देखो, दिस प्रोसेस इन विच द ग्रास ईटिंग एनिमल brings back what? The partially digested food to their mouth for further chewing. This is called rumination and that's why these animals are called ruminants. समझ में आ गया? The process of nutrition in these animals. चलो मूविंग अहेड, नाउ कमिंग फॉर द न्यूट्रिशन इन बर्ड्स। बेटा बर्ड्स में भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, उनको भी तो ग्रो करना है ना, लेकिन फिर थोड़ी सी अलग होती है। इनके पास एक स्पेशल प्लेस होता है जिसको बोलते हैं गिजार्ड। क्या बोलते हैं? गिजार्ड। दिस इज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स और इसके अंदर होते हैं स्टोन्स। अब स्टोन्स कहाँ से आए? जो ये खाते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो कभी कभी स्टोन्स भी खा लेती है ना, तो वो स्टोन्स इस गिजार्ड में होते हैं। वो स्टोन और ये गिजार्ड की मसल्स ऐसे करके चर्न करती हैं फूड को, जो भी ये फूड लेते हैं उसको। नाउ यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मसल्स क्यों है इनके पास और स्टोन क्यों हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास टीथ नहीं ना हमारी तरह। हम तो च्यू कर लेते हैं लेकिन ये च्यू नहीं कर सकते फूड, ये अपने फूड को स्वेलो करते हैं, राइट। तो स्वेलो करने के बाद ये जो गिजार्ड है वो उनको क्रश करता है फूड पार्टिकल्स को, फिर फर्दर बाकी का डाइजेशन होता है। अंडरस्टूड? देखो, birds do not have teeth, but there is a chamber known as gizzard. Now, what is happening in gizzard? The food is broken down by the contraction and relaxation of the walls of the gizzard, often with the help of grit. What is grit? The stones which जो bird ने खा लिए वही, ठीक है? And those the bird swallow. So this is the process of nutrition. Clear? So इससे हमें क्या समझ में आया? बेटा from this we got to know that the nutrition process takes place in all the living organism, but they show variation in the structure and functioning of their alimentary canal depending on their food habits, depending on their body structure. बेटा उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, तो इसकी वजह से उनका एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ना। दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस। Am I clear? चलो, so with this we are done with the nutrition, the first life process in animals. इसके बाद सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, the another life process, ठीक है। बेटा न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अभी भी आपको है, you can comment, I will try to revert back there, ठीक है। See you soon for the next part. Till then, take care and bye bye.